लोग मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तरह तरह के अलग अलग विषयों को आप पकड़ रहे हैं और लोगों से आप बात कर रहे हैं और काफ़ी लोग उस चीज़ से सीख भी रहे हैं। सर, हम तो ग्राम के बारे में बात करेंगे, भारत के गांव के बारे में बात करेंगे आपसे, क्योंकि आप आईएएस ऑफिसर जब थे, अभी भी आप उतनी एनर्जी के साथ लोगों के साथ बात करते हैं और 50 किताबें लिख चुके हैं। उसमें सबसे विशेष जो बुक आपकी आई है, जो चीज़ मार्केट नहीं हो पाई उसको आपने मार्केट कैसे देना है, ये बड़ा ही कठिन और बड़ा ही ऐसा विषय है जिस पे जितनी बात की जाए, क्योंकि हर चीज़ मार्केटिंग 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 मार्केटिंग, जो चीज़ों की मार्केटिंग नहीं है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। मार्केटिंग का ही खेल है जो इतना फेसबुक, यूट्यूब और दुनिया भर के न्यूज़ चैनल चल रहे हैं। कोरोना की भी मार्केटिंग इतनी हो चुकी है कि किसी को खांसी और जुकाम होता है तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि कोरोना ऐसा लगता है कि कोई जैसे राम जी के वक्त में रावण से लोग डरते थे, उसी तरीके से आज कोरोना से डर रहे हैं लोग। सर, आप कैसे हैं? कैसा फील हो रहा है जर्मनी में? भारत की याद तो आ रही होगी आपको? रोज 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 आ रही है, हर पल हर क्षण। तो जब आप जुड़ते हैं तो आपको अच्छा सा लगता होगा भारत से? असल में ऐसा है ना, एक चीज होता है पर्यावरण पूरक जीवन, पर्यावरण पूरक जी। पेड़ है, हवा है, बायोडाइवर्सिटी है, भीड़ भाड़ नहीं, पो नहीं, पो गाड़ियां, मारपीट नहीं, और अखबार में रोज वही 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 जी। तो थोड़ा चूंकि अपन किताबें लिख रहे हैं जी। ये किताब आज चल रही है अपनी मिजरी ऑफ लीडरशिप जी। क्योंकि मार्केटिंग भी चाहिए और अच्छा नेतृत्व भी चाहिए, समाज का भी, जाति का भी, घर का भी, धर्म का भी। हमने केवल राजनीति 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 में जो इतना अटक गया है ना भारत, और बराबर चुनाव, ये चुनाव, वो चुनाव, ये चुनाव, ये पटक, वो गाली, ये गाली। तो जैसे रचनात्मक काम जो है जीवन का, पेड़, पानी, पढ़ाई, स्वाभिमान, स्वावलंबन, धंधे, रोजगार, अच्छा नेतृत्व, ये जैसे सारा खेल कूद खत्म हो गया। खेल कूद भी वही क्रिकेट और वही बड़ा बड़ा, अरे असली हम जड़ से उखड़ गए, तो बड़ा बुरा लगता है। तो कभी कभी या तो बातें नेचुरली, अब देखो जितना जल्दी हो सके वापस भी आएंगे, लेकिन मुझे लगा कि अपने को कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है जी। और अपना देश तो अपना देश है जी। हाँ जी बताइए सर। अभी आपने जैसे खाली जो वक्त है, लोग तो आराम करने में अपना वक्त बिताते, इतनी प्यास क्यों है? मेरा फिर वही सवाल है, आखिर इतनी प्यास क्यों है? कौन सा ऐसा कार्य बाकी रह गया? फिर मैं अपने विषय पर आऊंगी। ऐसा है, आदमी जब अपना विश्लेषण करता है, मैं कहाँ पैदा हुआ, आर्मी में क्या किया, इसमें क्या किया, इसके बाद क्या किया, जिम्मेवारियां, और धर्म से देखता है अपना बाल्यकाल, फिर युवा काल, फिर अपना सर्विस का काल, और अब जब 60 के बाद का काल जो है, अपने क्या बोलते हैं ऋषि मुनि, तो चिंतन करता है, सोचता है, फिर निष्कर्ष निकलता है कि नहीं, मैंने जो जिंदगी में किया, कमल टावरी ने जो किया, उसको अभी फैलाने का जी, बतलाने का जी, समझाने का, प्रश्न करने का टाइम आया। ये अगर करुणा अगर नहीं होती इस वक्त में, और सारा दुनिया अगर परेशान नहीं होता, तो मैं तो बोल ही रहा था कि ग्राम स्वराज करना पड़ेगा, पर्यावरण पूरक में जाना पड़ेगा, अपना शहरीकरण से हटना पड़ेगा। ये हमारा 25, 30, 40 साल से चल रहा है बराबर। लेकिन ये कोरोना के आने के बाद एक ऐसा झटका लगा है पूरी दुनिया को कि हर एक को सोचने के लिए मजबूर हो गया कि भाई जो गति में हम जा रहे हैं, शहरीकरण, बड़ा बड़ा मशीन, बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़ा बड़ा पो, बड़ी बड़ी आबादी, बड़े बड़े, ये क्या हो रहा है? तो ये सारी दुनिया में अब ये चिंतन चल रहा। तो मैं तो इस पर 30 साल से चिंतन कर रहा था, 35 साल से। तब कमल टावरी को लगा,
आपके सवाल का उत्तर है, मुझे लगा कमल टावरी को कि इस उम्र में तेरे पास कुछ ऐसा अनुभव, निचोड़, निष्कर्ष, वैज्ञानिक अध्ययन है जिसको न केवल विश्व को, भारत को ज्यादा चाहिए। क्योंकि भारत में मूलतः हम लोग स्वावलंबी, स्वाभिमान, स्वरोजगारी, उत्तम खेती, मध्यम बांध ये सोचने वाले लोग थे। इधर 50-60 साल में ऐसा हवा बदला कि लूट 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 का मॉडल आ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस वक्त में, मैं कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों से भी जुड़ा हूँ। एक संगठन ने मुझे वाइस चेयरमैन बनाया, अमेरिका में है वो। उनका भी कहना था कि टावरी साहब आपके पास जो सोच है, सर सोच तो कईयों के पास है, मगर सोच को जमीन पर उतारने की रणनीति भी है, पंचायत के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैंने ज्यादा मेहनत करके अपनी बात को विश्लेषण के साथ, प्रश्न के साथ रखना चाहिए। आपके प्रश्न का उत्तर मिला जी। बहुत अच्छा। आपके जो भी ये बातें होती हैं और उसको फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, उसी क्रम में जो भी लोग रिटायर्ड हैं और जिन लोगों के पास ये वीडियो जब जाते हैं तो 2-4 लोगों के फोन आने लगे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपकी उम्र के कुछ लोगों ने फोन किया मुझे कि हम भी रिटायर्ड हैं और हम टावरी जी की बातें सुनते हैं, मैडम आप बड़े अच्छे सवाल करती हैं। मैं कहा मेरे अच्छे सवाल नहीं हैं, मैंने कहा कि सर इतना काम कर रहे हैं तो हम लोगों को उनके पास तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनकी बात को ही हम आगे बोल रहे हैं। तो आपके ग्रुप के कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, मैं आपको ये बताना चाह रही थी, पर खुशी हुई कि लोगों में भी जिज्ञासा आ रही है कि रिटायरमेंट होने के बाद हम कुछ करें। सर थैंक यू। कम से कम कुछ लोगों में जीने की एक तमन्ना उत्पन्न हुई। आपका मतलब ये जो प्रयास है लोगों को जोड़कर कैसे आगे बढ़ो और रिटायरमेंट के बाद सोसाइटी को क्या वापस देना है, आपने सब लिया है अब वापस करो, तो वो बहुत बड़ी बात आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब मैं लोटस टावर टीवी के माध्यम से जो 125 किलोमीटर का पूरा रेडियस है अयोध्या के आसपास का, 125 किलोमीटर का, उसमें जो 182 ब्लॉक्स आ रहे हैं, उसमें जो गांव है, गांव का क्योंकि पलायन का भी शिकार गांव होता जा रहा है, तो उसमें वन विकास जो है, पहले ही वन कट रहे हैं, तो क्या ज्यादा जनसंख्या होने से वनों को कैसे बचाया जाए, और वन से क्या कहते हैं धंधे उत्पन्न हो सकते हैं क्या? एक तो फॉरेस्ट होता है, एक वन होता है जो गांव के आसपास होता है, तो दोनों से हम कैसे तालमेल बिठाएं? सबसे पहला पॉइंट है जी कि जो पर्यावरण है ना, पर्यावरण, इसमें हर चीज आती है, पेड़ भी है, जड़ी बूटी भी है, स्वास्थ्य भी है, पानी भी है। तो हम जरा अपना ध्यान समग्रवाद में रखें और हर एक का अपना रोल है। पेड़ में भी नीम का भी है, तुलसी का भी है, आंवले का भी है, जड़ी बूटी का भी है, सहजन का भी है। तो जिसको बोलते विविधता, जैविक विविधता। तो पहला पॉइंट है समझने की बात कि जैविक विविधता के बगैर कोई भी जीवन स्थायी रूप से आनंदी, टिकाऊ नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। दूसरा, वनों का बहुत बड़ा रोल है, वृक्षों का बहुत बड़ा रोल है जी। और ये वृक्षों पर ये जो वन विभाग और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ये जो सरकारी मोनोपोली हो गई है जी। कोई नीम की बात कर रहा केवल, तो कोई केवल घास की बात कर रहा, तो ये केवल शब्द ने बहुत बड़ा अन्याय किया है पेड़ों पर भी और समाज पर भी और सोच पर भी। केवल अब पेड़ है, जो वन है या जो उद्यान है, ये अब हमको मिक्स में ले जाना पड़ेगा। मिक्स जंगल आप देखते हैं तो जंगल नेचुरल में हर तरीके के वहां विविध पेड़ पौधे थे और इसीलिए वहां पर हाथी, बंदर सारे अपने आराम से
खाते पीते थे और वहीं रहते थे। अब ये पिछले 100 साल में एक तो विविधता खत्म हुई, तो आ गए एक टाइप के जंगल। तो कहीं पर यूकलिप्टस के पेड़ लगा दिए, तो कहीं वो टर्पेंटाइन के पेड़ लगा दिए, पाइन के। तो उसकी वजह से जो प्रकृति वाला शक्ति था, प्रकृति वाला जो खेल था, उसको हमने नस्तनाबूद किया, नुकसान किया। तीसरा, हमारा जो अत्यधिक निर्भरता हो गया सरकारी। तो मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं 20 सूत्री विभाग का सचिव था 4 साल, उत्तर प्रदेश में 4 साल मैं 20 सूत्री कार्यक्रम का सचिव था जी। ये बात होगी लगभग 1985 के आसपास, 84-85 के आसपास जी। तो वीर बहादुर जी चीफ मिनिस्टर थे, बहुत बड़े आदमी, मुझे बड़ा प्रेम करते थे वो। तो उनका बड़ा जिद था कि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आना चाहिए हरदम। तो मैं सचिव था, तो जितने आंकड़े हम भरते थे उसमें एक आंकड़ा 20 सूत्री में था, कितने पेड़ लगाए गए। अब वो मुख्यमंत्री बोले टावरी ठीक है ना सब, और मैं बोलता हाँ साहब सब ठीक है। बोले पहला नंबर, बोला हाँ साहब पहला नंबर आएगा। अब एक बार गलती से ये हुआ कि वो पेड़ का जितना टारगेट लगना था वो टारगेट में कुछ कमी रह गई। तो मैं वो बोले ठीक है, बोला नहीं सर ठीक नहीं है, आपको एक मीटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं सचिव था, तो मुख्यमंत्री बुलाओ। तो बोले सबको बुलाना है, कुछ को बुलाना है। बोला नहीं सर सबका तो बाकी ठीक चल रहा है, ये वन विभाग का ठीक नहीं चल रहा। तो वन विभाग के सचिव को और उसको बुलाया। बोले भैया टावरी बोल रहे हैं कि वन विभाग का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है, प्रदेश का पोजीशन खराब हो जाएगा, बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो जो सचिव थे बड़े अच्छे आदमी है, अभी भी जिंदा है। तो बोले टावरी क्या हो गया। बोले सर वो कुछ आंकड़े जरा वन विभाग के आंकड़े पूरे नहीं भरे हैं। तो उनके नीचे उनका स्पेशल सेक्रेटरी बैठा हुआ था, फिर स्पेशल सेक्रेटरी के नीचे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बैठे हुए थे बड़े वाले, फिर उनके पीछे जैसे होते हैं ना 1-2 चमचे आंकड़े वाकड़े भरने वाले जो होते हैं हरदम पीछे। तो वो सेक्रेटरी बोले अच्छा क्या हो गया। तो बोला सर कुछ जरा पेड़ कम लग रहे हैं। तो उन्होंने मुख्यमंत्री को देखा, बोले साहब इसके लिए आपको क्या तकलीफ देने की जरूरत थी, तो हम ही कर देंगे पूरा। तो मुख्यमंत्री बोला सब ठीक है। तो बोला नहीं सर सचिव बोल रहे हैं तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है चले गए मुख्यमंत्री। अब सचिव मुझे बोलता है कि यार कमल टावरी तेरे को प्रॉब्लम क्या है, अगर कुछ आंकड़े कम रह गए थे तो मुझे बतलाता, ये हमारे चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट बैठे हैं। तो फिर मैं बोला अच्छा मैं सर इनके बात कर लेता हूँ, आप भी चाहिए। तो फिर सचिव भी चले गए, फिर मैं और चीफ कंजर्वेटर उनके वो चमचे बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला क्या हो गया। मतलब भाई वो हमने भी अपने चमचे को पकड़ा, बोला भाई बता क्या हो गया। तिवारी था एक, तिवारी क्या रह गया। तो बोले साहब ऐसा अपना टारगेट इतना था, 4 महीने में इतने पेड़ लग रहे थे, इतने पेड़ कम लगे। तो उसने देखा, बोले साहब क्या आपको कर चाहिए क्या। मतलब भाई टारगेट पूरा होना चाहिए। तो उसने पीए को बोला, बोले इनको अभी लिख कर दे दो कि ये इतना पार्ट लग गया। अब मैं सर ठोका, मैं महाराष्ट्र से आया हुआ आर्मी का आदमी, नया सेक्रेटरी बना। तो मैंने बोला भाई साहब ये ऐसा कैसा आप भर देते हैं, इधर ही पेड़ लग गए। तो बोले देखो टावरी साहब आप सेक्रेटरी 20 सूत्री है ना, आपको प्रदेश को पहला लाना है ना। अब मैं हाँ बोलता जा रहा हूँ। फिर बोले ऐसा आपके आंकड़े कम है ना, मतलब वो तो आंकड़े बोल रहे हैं। तो बोले हम आपको आंकड़े पूरे करके दे रहे हैं, अब आप कागज लीजिए और भर दीजिए उसमें। मैंने बोला सर ये तो सब ठीक है, बहुत है भाई साहब आप तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन कल कोई चेकिंग वेकिंग हो, ये हो आंकड़ा वाकड़ा का। बोले आप उसकी चिंता मत करो, जो आएगा वो हमारा ही आएगा ना, हमें उसको दिखाएंगे ना, हमें उसको संतुष्ट करेंगे ना, आपको तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। बोला फिर भी जरा जाने तो सही। तो पहली बार उन्होंने मुझे सिखाया कि एक होता है ऊपर से बीज फेंकना, पेड़ों का ऊपर से बीज फेंकना। उसको वो बोलते थे कि इतने सारे पेड़ जंगल में वो बीज फेंकने से लग गए, मतलब लगाए नहीं किसी ने। अब मैं तब से सोचता हूँ कभी कभी कि वो प्रदेश पहला तो आता गया, मुख्यमंत्री जी के, वीर बहादुर जी के बाद भी आता रहा, लेकिन आंकड़े तो सारे फर्जी थे। तो आज उसका हम देख रहे हैं कि पेड़ तो है ही नहीं, और जो है वो कट रहे हैं, और जो नहीं है उनका भाव नहीं मिल रहा। जैसे आंवला भाव नहीं मिल रहा तो लोग काट डालते, नीम भाव नहीं मिलता काट डालते। तो मैं जो कह रहा था कि आपको जन आंदोलन करना पड़ेगा इसमें हम सबको, और इसमें पंचायतों की भागीदारी करनी पड़ेगी कि भाई देखो सरकारी तो जैसे आंकड़े भरते थे मेरे वक्त में, शायद आज भी भर रहे होंगे, मैं शायद बोल रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि कंप्यूटर के आने के बाद, डिजिटल के आने के बाद, लोगों के जागने आने के बाद अब इतना सरासर जिसको बोलते हैं झूठ बोलना वो शायद नहीं होगा। तो आपने जो बोला ये वनों के बारे में, देखो 3-4 चीजें हैं। कुछ तो नीतियां बदलनी जरूरी है कि कई लोग बोलते हैं पेड़ इसलिए नहीं लगाते हैं कि पेड़ हमने लगाया और थोड़ा भी उसको काट कुट किया तो फॉरेस्ट वाला खड़ा हो जाता है कि ला मेरा पैसा, पेड़
पे तुम काट रहे हो, पेड़ काट रहे हो, पेड़ काटना गुनाह है, पैसा लाओ या मैं तुमको अंदर कर दूंगा। तो हमारे लक्ष्मीदास जी है, उनका नाम भी लक्ष्मीदास है, खादी कमीशन के चेयरमैन थे, अभी वहां मयूर विहार में रहते। उन्होंने 4 पेड़ घर के सामने लगाए। वो बोले टावरी साहब मैं पछताता हूँ कि मैंने पेड़ क्यों लगाए। और बोले सबको बोलता हूँ पेड़ नहीं लगाना। बोले थोड़ा भी मैं पेड़ को ट्रिमिंग करने जाता हूँ तो वो वहां का खड़ा हो जाता है कि लाओ पैसा लाओ या तुमको बंद कर दूंगा। तो अब एक तो है नीतियां बदलना, दूसरा है समाज का आंदोलन बनाना, जैसे पंचायत है, वार्ड वाले लोग है, नगर पालिका वाले लोग है, इसमें भी वो जाली वाली लगाने का बड़ा नाटक करते हैं। तो जाली लगाने की जरूरत ही नहीं, पेड़ लगाओ आप 3-3 साल का, तो उसको पानी अपने आप बचा लेगा वो। तो हम लोग चूंकि नाटक करते हैं इसलिए पेड़ों के साथ भी बहुत बड़ा नाटक हुआ। अब ये बंदर हाथी तो बेचारे आके शहर में अभी खाना मांग रहे हैं अपना, लेकिन ये पेड़ क्या करे। तो अपने को पेड़ों में व्यवसाय, पेड़ों से फायदों की जानकारी के साथ साथ इसमें विद्यार्थियों को जोड़ना पड़ेगा, इसमें वार्ड के लोगों को जोड़ना पड़ेगा, इसमें जिन्होंने अपने पैसे से पेड़ लगाए हैं, चाहे वो फल के हो चाहे जंगल के हो। अभी आजकल सहजन का बहुत अच्छा धंधा चल रहा है, विकल्प सहजन बड़ी मांग हो रही है विदेशों में। सहजन का पाउडर, लोग बोलते हैं उसको खाना चाहिए पाउडर को, सहजन का पाउडर। अब इसी तरह हमारे वीके सिंह जी है, वो नीम रत्न है तो वो नीम का पेड़ लगाते हैं। मैंने परसों उनको एक मीटिंग में चुनौती दी कि सिंह साहब तुम्हें 10 साल में जितने पेड़ लगवाए फोकट में, क्योंकि उनको कोई सरकारी कंपनी फोकट में नीम के पेड़ देती है, तो मैंने कहा उसके 10 साल में अगर 15% भी पेड़ बच गए हो, 15% भी, तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा जी। जो कि देखिए हमारी कल्चर में झूठ बोलना थोड़ा शामिल है। अब हमको उसको ऐसा हालात बनाना है कि झूठ बोल ही नहीं। तो सिंह जी को मैंने बोला भैया तुम 10 ही पेड़ लगाओ मगर अच्छे लगाओ। और दूसरा अब पेड़ लगाने का मेरा जो आखिरी बिंदु है कि पेड़ लगाने का बड़े पैमाने पर क्या व्यवसाय, रोजगार और पर्यावरण पूरक हो सकता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े नर्सरी वाले लोग हैं जिन्होंने कोई सरकार से पैसा नहीं लिया और वो पेड़ बेचते हैं। तो क्या पेड़ लगाने का, लेकिन शहर में तो पेड़ लगना ही है, गांव में भी लगना है, मगर जंगल में जो है कि वो बीजों डाल कर जो नाटक करते रहे और जिसकी वजह से सारे बंदर और नीलगाय और वहाँ के हाथी सारे वो गांव के अंदर में आके खेती नहीं करने दे रहे जी, खेती खराब कर रहे हैं, उजाड़ रहे हैं खेती उजाड़ रहे हैं। और अभी तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है, सारी गाय सड़कों पे आ गई है, भयंकर। तो ऐसे दिशा में मेरा जो 4 पॉइंट मैं बोला, मैं फिर से बोलूंगा। पहला पॉइंट, इसमें अपने को समग्रता में सोचना पड़ेगा, जैविक भी है, पानी भी है, खेत भी है, बंदर भी है, हाथी भी है और पेड़ भी है। दूसरा, हमको ये जो नीतियों में गड़बड़ वाला मामला है, नीतियों में, उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा। तीसरा, हमको ये जो लोकल लीडरशिप है ना, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा कमजोरी का पॉइंट है। हमको हर स्तर पर हमारा लीडर यानी ऐसा रहा जो जातिवाद करे, दारू पिलाए, पैसा खिलाए, झूठ बोले, आश्वासन दे, 10 रुपए का काम 100 रुपए में करवाए, तो ये हालत की बात है। अब हमको ऐसे पारदर्शी लीडर ढूंढने पड़ेंगे गांव में जो खर्चा नहीं करते, दारू नहीं पिलाते और जीत के आते। और 5वां, हमको बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का व्यवसाय, पेड़ लगाने का नर्सरी, पेड़ लगाने का, पानी बचाने का और फल खाने का, ये जब तक हम फलों का मार्केट नहीं करेंगे, चाहे आंवला हो, सहजन हो, अमरूद हो, हमको इनका व्यवसाय और इनका मूल्य वृद्धि, संरक्षण, फल संरक्षण बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। और इसके लिए मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाओ। अरे हमारे घर में अचार है, मुरब्बा है, जूस है, जैम है, सब बनता ही था दादी के समय में, ये तो अब सारा गड़बड़ हो गया। तो अपने को लोकल मार्केटिंग के लिए ये जो फलदार सब्जीदार जो है, और सबसे बड़ा ये है कि हमको यंग लोगों को जोड़कर, युवाओं को जोड़कर वार्ड में, मोहल्ले में, तालाबों में पेड़ लगाने का माहौल बनाना पड़ेगा। इसलिए स्कूल के माध्यम से उनका अभिनंदन करना पड़ेगा जिन्होंने पेड़ लगाई भी और टिकाई भी। और आखिरी चीज है, महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। ये जो SHG वगैरह अपने स्वयं सहायता समूह और अलग अलग लाइवलीहुड के प्रोग्राम चल रहे हैं, 600 प्रोग्राम चल रहे हैं, अलग अलग, कहीं पर समन्वय नहीं। दीनदयाल उपाध्याय योजना दुनिया
है। हाँ। तो ये जो मंदिर है, अध्यात्म का केंद्र है, मस्जिद है, अपने को इनको भी सोच बदलना और काम की कदर करना जी और अच्छे तरीके से पर्यावरण पूरक पेड़ लगाना, धंधे लगाना, उपवास करना, तो ये माहौल बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज करके एक नई दिशा ये सबको भागीदार बनना पड़ेगा। जी। पेड़ लगाने के क्या कहते हैं, जितने भी आपने तरीके बताए, बचाने के तरीके बताए, वाकई में वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं और आपका ये सजेशन जो है वो लोगों के लिए बहुमूल्य है। सर आगे हम ये कहते हैं कि जितने भी ब्लॉक्स हैं, मैंने और आप क्या कहते हैं, आपने भी अपने दृष्टि से देखे होंगे कि जब से ये मनरेगा नामक एक योजना आई तो तालाब तो खुदते चले गए, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसमें नजर नहीं आती। यहाँ एक छोटा सा स्विमिंग पूल होता है दिल्ली शहर में, उसके इर्द गिर्द क्लब अब बन जाता है और छोटे से एक क्षेत्र से लाखों रुपए लोग कमा रहे होते हैं। इतनी बड़ी जगह होते हुए भी वहाँ पर इतनी गंदगी होती है और उस तालाब को देखकर लोग सोचते हैं कि इससे सड़ा हुआ स्थान ही इस गांव में कोई नहीं है। तो इसको कैसे मत्स्य पालन जो है वो धीरे धीरे, एक तरीके से लोग ये सोचते हैं कि बंगाल के लोग ही मछली पालन करेंगे या एक क्षेत्रवाद पे ठहर के रह गया है। क्या उत्तर प्रदेश में इस चीज को लाया जा सकता है, क्योंकि आपका काफी एक्सपीरियंस रहा है? बहुत बड़े पैमाने पर मैं आपके दो उदाहरण दूंगा जी। एक तो अभी हमने मत्स्य पालन की एक 2 साल पहले मीटिंग किया था उत्तराखंड में जी। तो सारे पशुधन के डिपार्टमेंट के लोग थे और मैंने पूछा भाई आपने कभी सोचा क्या कि पशुधन में और मछली में लोगों ने अपने पैसे से काम किया है? तो सब लोग बोलने लगे ये चमचे जो होते हैं ना, ये बड़े झूठा अफसर को बड़े अच्छे अफसर थे, मगर उनको मालूम ही नहीं था कि 90% पशुधन जो है, गाय बैल भैंस बकरी भेड़, ये लोगों के अपने पैसे से है, ना उसमें कोई ग्रांट है, ना रिबेट है, ना सब्सिडी है। तो वो जब मैंने उनको बताया सेक्रेटरी साहब को, तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई आप किसी भी गांव का सर्वे कर लो कि वहां पर जितने ये गाय बैल भैंस बकरी वगैरह कितने हैं। दूसरा मैंने पूछा आपने कभी ये सोचा क्या कि मछली स्वावलंबी इन्वेस्टमेंट का स्कोप है? तो वो डायरेक्टर जो था, अरे साहब आजकल तो लोग इतने गड़बड़ हो गए हैं कि बगैर ग्रांट के बात ही नहीं करते हैं, तो मछली तो हो ही नहीं सकती जब तक ग्रांट नहीं होगा। अब मुझे तो मालूम था, मैं हंसा दिल में, मैंने बोला यार एक बात करो, आपका जो सबसे पुराना कर्मचारी होगा मछली विभाग का सबसे पुराना, उसको फोन करो मेरे सामने, क्योंकि अफसर वगैरह है ना ये ऊपर ही ऊपर है, सारा ग्रांट रिबेट सब्सिडी के चक्कर में ही उनका सारा समय चला जाता है। तो उसने फिर फोन किया आपने किसी पुराने बाबू को, बोला ये बता उत्तराखंड में कहीं ऐसे लोग है क्या जिन्होंने बगैर ग्रांट के मछली पालन किया हुआ? वो उसने फोन पे बताया हाँ साहब है, रुद्रपुर में काशीपुर में ऐसे लोग है। तो बोला साहब है, तो बोला ऐसा कर उनके नाम पूछ, अपने को पक्का चाहिए खबर। उसे नाम बताए, उसको मालूम था, नीचे वाले को मालूम था, ये ऊपर वालों को कुछ नहीं मालूम। तो फिर उसने वो सरदारों के नाम बताए, साहब इतने इतने सरदार यहाँ पर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वो कोई ग्रांट रिबेट सब्सिडी नहीं लेते। ये तो मैंने दिया उत्तराखंड का बात। अब दूसरा उत्तर प्रदेश का, मैं एक बार गाजीपुर से जा रहा था बलिया की तरफ, गाजीपुर से बलिया, तो एक आता स्टेशन मोहम्मदाबाद के आगे आता है गाँव। तो मेरी आदत होती है कि गाड़ी को रोक रोक कर जरा लोगों से बातचीत करना, क्या कर रहा है कैसे। तो मैंने देखा बाएं में एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था। अरे बोला गाड़ी रोको रोज जरा देखते हैं क्या है। तो वहां पर एक बढ़िया यादव जी बैठे हुए थे। बोला यादव जी क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है? तो वो मैं कलेक्टर नहीं था उस वक्त, अभी की बात है, 5-7 साल पहले रिटायरमेंट के बाद। बोले साहब ऐसा है मछली का गड्ढा खुलवा रहा हूँ। बोला कैसे? बोले मैंने लोगों को बोला कि आओ और मिट्टी लेके जाओ फ्री में मेरे यहाँ से। अच्छा। तो अपना लोग आ रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं और लेके जा रहे हैं। तो मेरा गड्ढा बन गया तालाब के लिए। मैंने बस तारपोलिन खरीद के लाया, उसमें डाल दिया, अपना ट्यूबवेल का पानी उसमें भर दिया, थोड़ी सी मछली खरीद के लाया और उनको गोबर वोबर सारा खिलाता हूँ और अपना आराम से बैठे बैठे 8-10 लाख रुपया साल का केवल मछली से कमा लेता हूँ। खेती वेती अलग। तो ये ऐसे लोग हैं, जब आप लोगों से जुड़ते हैं ना, लोगों से बातचीत करते हैं, तो आपको असली सच्चाई का जमीनी अंदाज मालूम पड़ता है। और नहीं तो ये सरकारी अफसर ऊपर कमरे में बैठे बैठे एसी कमरे में बोलते रहते मछली का धंधा हो ही नहीं सकता जब तक ग्रांट नहीं होगा, बैंक लोन नहीं होगा। न तो उसने बैंक लोन लिया, न उसने ग्रांट लिया,
और वो बोला कि मछली इतनी आती है, बोले आंध्र प्रदेश वगैरह से इतनी मांग है मछली की, सारी वो उधर से आती है बाहर से। तो मैं ये बोल रहा था कि आपने जो मछली का बात किया, तो मेरा अनुरोध ये है कि हमने लोगों को एक तो स्वावलंबन स्वाभिमान की बात करना चाहिए, दूसरा जिन्होंने बगैर ग्रांट के कर दिया, बगैर ग्रांट के पेड़ लगाए, गाय पाल रहे, खेत कर रहे, दुकान कर रहे, धंधा कर रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, छोटा मोटा स्कूल चला रहे, इंजीनियरिंग चला रहे, उनका अभिनंदन करना चाहिए, लोकल। और तीसरा सिंगल विंडो सर्विस की मांग करना चाहिए कि इधर जा उधर जा उधर जा उधर जा, इसमें आदमी पागल हो जाता है और हर विभाग में भ्रष्टाचार है, हमको स्वीकार करना चाहिए, कोई शर्म की बात नहीं है, भ्रष्टाचार है तो है। तो उसके जड़ में जाकर उसको कैसे निवारण करे, खत्म करे। मैं जब ट्रांसपोर्ट में था तो ये लखनऊ में बड़ा भीड़ होता था, बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, ड्राइविंग लाइसेंस, सारा भ्रष्टाचार। तो मैं उसमें 1 महीना अध्ययन किया। अब लंबा कहानी है, कभी और ट्रांसपोर्ट में सुनाएंगे कि मैंने जिंदगी में क्या क्या प्रयोग किए। तो उसके बाद में मैंने वो जो हल्की गाड़ियों का काम है, स्कूटर, लैम्ब्रेटा, ये छोटी जो कारें होते हैं, उनका काम मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो टेरी खोटी है लखनऊ में, वहां ऑफिस में शिफ्ट किया। और मैंने कहा भैया ये गधे घोड़े को, ये छोटे मोटे बकरी और मुर्गी, इनको ट्रक वालों के साथ मत खड़ा करो, क्योंकि ट्रक वाले देते हैं 90% टैक्स, हमारा देते हैं 90% काम, मगर 10% रेवेन्यू। अब तो खैर नियम ही बदल दिया भारत सरकार। तो फिर हम फर्क क्या, गधे घोड़े में फर्क करो, कुत्ता बिल्ली चूहे में फर्क करो। तो ऐसे कई सोच है कि अब को जिसकी मांग, जैसे मछली की बड़ी मांग है, तो क्यों नहीं मछली में बगैर ग्रांट के, बगैर सब्सिडी के, बगैर लोन के लोग अपना दिमाग लगाकर, जैसा उसने किया, लोगों को मिट्टी मिल गई, तालाब का तालाब बन गया, मछली का अच्छा खासा मांग है। तो ऐसे लोग बहुत से अपवाद है, मगर हमने अपवादों का कदर नहीं किया। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा, ये जो लोटस टीवी है, ये गांव गांव में, ब्लॉक ब्लॉक में लोगों को बोले कि लोटस टीवी से जुड़ो और अपना स्वाभिमानी स्वावलंबन के लिए जामवंत मिशन बनाओ। जैसे जामवंत है ना, जामवंत जी ने हनुमान को ढूंढ के लाया था जब वो लंका में जाना था सीता जी को ढूंढने के लिए। तो ये जो हनुमान है ना, अपने देश में सारे लेटे पड़े हैं, थके पड़े हैं, कोई दारू में है, कोई अफीम में है, कोई जातिवाद में है, कोई नेतागिरी में है, कोई निराशा में है, उनको जगाने का जामवंतों को ढूंढे। और ये आपकी मीडिया के माध्यम से, लोटस टीवी के माध्यम से बहुत तेजी से हो सकता है। जगाओ 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 और अपना स्वाभिमानी भविष्य खुद बनाओ। जी बहुत ही अच्छा, आपके साथ आज दोनों विषयों में इतना अच्छा सजेशन मिला, और मछली का भी और वन का भी। चलते चलते ये भी आपने बताया कि भाई हमें लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाना है और हर ब्लॉक में बढ़ाना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। डॉक्टर कमल टावरी जी, आपका समय समय पे जो समय मिलता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक गौरव का विषय है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं। हम युवाओं को जो 12th पास करके अब कॉलेज में आना चाहते हैं, क्योंकि इस बार कोरोना के कारण बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया गया है, उनके लिए आप कुछ 2 शब्द बताएं। आज का आपका जो क्या कहते हैं, जो आज के दिन का टिप है उनके लिए, तो ये कुछ बता दीजिए। सबसे पहला तो आपको अपना भविष्य बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आने वाला समय बहुत चुनौती वाला है, बहुत कंपटीशन वाला है, बहुत स्पर्धा वाला है। तो आपको श्रम का महत्व, पढ़ाई के साथ साथ श्रम का महत्व और जड़ से जुड़ने का महत्व, प्रश्न करने का महत्व और लर्न एंड अर्न करने का महत्व सीखिए। सवाल कीजिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अखबार काटिए, अखबारों का कटिंग वगैरह मिले ना तो उसको काट कर रखिए और प्रेरणादायी लोगों के साथ बैठिए। जो ये बोलते हैं ना निगेटिव निगेटिव निगेटिव, आप अपना टाइम नहीं बर्बाद कीजिए। अपने दादी और दादा की इज्जत कीजिए, दादा दादी का लिखिए कहानी का, मोबाइल आता है तो उनके यादों को उसमें रिकॉर्ड कीजिए। ये आपकी बड़ी एक अमूल्य धरोहर होगी। और आप मानकर चलिए कि आपको हर तरीके से मजबूत होना पड़ेगा, शरीर से भी, मन से भी, जेब से भी।
और जेब का अब कमाना उतना सरल नहीं होगा। आपको भूमि की कदर करना पड़ेगा, गाय की कदर करना पड़ेगा, स्वरोजगार, स्वाभिमान, स्वावलंबन की कदर करना पड़ेगा और अच्छे लीडरशिप की तलाश करना पड़ेगा जो आपको झूठ न बोले और अच्छा मार्गदर्शन दे। अंत में आपको अपना भविष्य खुद बनाना पड़ेगा। कोई दूसरा जाति का, धर्म का, इवन भगवान भी आपका नहीं बनाएंगे अगर आप खुद अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, पढ़ाई नहीं करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर मैं चाहता हूं आप प्रश्न करना सीखो, अपने से भी, समाज से भी, और एक प्रश्न करने का वातावरण बनना चाहिए मेहनत के साथ। शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमल टावर जी, आपने इतना अच्छा समय दिया। डॉक्टर टावर टीवी तहे दिल से आपका धन्यवाद करता है।